एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये ऐसे टॉपिक है कोई मतलब फिक्स टॉपिक भी नहीं होते ये, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिएगा इसमें, कुनैन। कुनैन किससे प्राप्त होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो कुनैन प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। किससे प्राप्त होगा, सिनकोना की छाल से। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, अफीम। अफीम किससे प्राप्त होगा, अफीम पोसत के, देखिएगा पोसत का एक पेड़ होता है, पोसत के संपुट नामक फल से प्राप्त होता है। ये जो फल होता है कच्चा फल होता है, इसमें चीरा लगा के उसका जो दूध होता है उसको सुखा के ये प्राप्त किया जाता है अफीम। अफीम से क्या प्राप्त होता है, अफीम से प्राप्त होता है मॉर्फिन, और मॉर्फिन को जब प्रोसेस करते हैं, उसका जो आगे प्रोसेस जो है करते हैं, तो उससे प्राप्त होता है हेरोइन, ठीक है। आप इसको यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चित्र में, देखिएगा ये पौधा है इसका, और ये जो फल है ना, ये कच्चा ये तोड़ा जाता है, इसमें चीरा लगाया जाता है, इसके बाद ये जो दूध होता है इससे ही प्राप्त होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अफीम का जो है इसमें दिया है इसके बारे में आपका। इसके बाद यहाँ पे दिया अफीम में 12% तक जो है इसमें मॉर्फिन पाई जाती है, जिसको प्रोसेस करके हेरोइन नामक जो है मादक द्रव्य या ड्रग्स जो है इसमें तैयार किया जाता है, ठीक है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन इसमें पूछा है कि रबड़ जो है, रबड़ किसका उदाहरण है। तो रबड़ का देखिएगा तने से प्राप्त होता है। रबड़ किससे प्राप्त होगा, तने से प्राप्त होगा। तने में उसमें क्या किया जाता है, वहाँ पे कट किया जाता है, उसका दूध निकाला जाता है, उससे प्राप्त होता है रबड़, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण है, तने का उदाहरण है, रबड़ का जो पौधा है। इसी के साथ साथ देखिएगा यहाँ पे पूछा जाएगा कि तने के उदाहरण कौन कौन है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने नोट्स में। तो यहाँ पे देखिएगा हल्दी, प्याज, केसर, अदरक, आलू, ठीक है। ये सब किसके उदाहरण है, ये सब तने के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा इसमें कि हींग किससे प्राप्त होगा। हींग जो प्राप्त होता है ये जड़ से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होगा, जड़ से प्राप्त होगा। इंपॉर्टेंट है ये भी आपका क्वेश्चन, हींग किससे प्राप्त होगा, जड़ से। चलेगा, और यहाँ पे अगला क्वेश्चन ये पूछा है इसमें उद्योग से संबंधित, देखिएगा भिलाई इस्पात, बोकारो, राउरकेला और दुर्गापुर, ये देखिएगा किन राज्यों में है और किस देश की सहायता से ये स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिएगा इसमें देखिएगा सबसे पहले है भिलाई, भिलाई है, दूसरा बोकारो है, तीसरा यहाँ पे राउरकेला और चौथा यहाँ पे दुर्गापुर, ठीक है, भीबो रादू। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये कहाँ पे है, तो ये है आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आपका बंगाल। ये किस देश की सहायता से लगा, ये पहला रूस की सहायता से, दूसरा भी रूस की सहायता से, तीसरा जर्मनी और चौथा लगा था ब्रिटेन की सहायता से। कैसे याद कर सकते हैं, भीबो रादू, रूरू, जबी, ठीक है, इसको ऐसे बना सकते हैं। छजाऊ बंग, पहले छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, बंगाल हो जाएगा, ठीक है। आसानी से याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपका, ठीक है। ये हर बार पूछा जाता है, टैट में हो या आपका बीएड के एग्जाम में हो। इसी के साथ साथ देखिएगा टिस्को क्या है, ये है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी स्थापना किसने की थी, ये की थी जमशेदजी टाटा द्वारा की गई थी। और ये कहाँ पे है, ये टिस्को, ये है झारखंड के अंदर है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये जो पूछा जाता है आकृति से बालू के डिब्बे, जो रेत होता है वो किसके द्वारा, हवा के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें ये इंपॉर्टेंट है तीनों आपका, हिमानी द्वारा, ये क्या होगा, हिमानी यानी कि हिम आपका बर्फ हो जाएगा। हिमानी द्वारा कौन सी आकृति बनती है, तो ये बनती है यू आकार की घाटी। किसके द्वारा, यू आकार की घाटी हिम के द्वारा। फिर नदी के द्वारा वी आकार की घाटी। और पवन क्या होगा, पवन हवा, इसके द्वारा क्या बनेंगे, रेत के टिल्ले बनेंगे या डिब्बे बनेंगे, ठीक है। जैसे रेगिस्तान में क्या, जब हवा चलती है तो वहाँ पे क्या होता है, रेत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा हवा चल जाती है तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रेत 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 इकट्ठा होता है, तो इसको कहते हैं रेत के डिब्बे या बालू के डिब्बे इसमें। तो पहले क्या होता है, पहले आपका हिम बर्फ होता है, फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है, नदियों में। पहले क्या आएगा, पहले यू आएगा और इसके बाद आपका वी आएगा। तो ये आकृति याद रखना। इसके बाद यहाँ पे ये क्वेश्चन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा आपका एग्जाम में। वलित या मोड़दार पर्वत के उदाहरण,
आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इनमें से कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण है, कौन सा वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो वलित पर्वत के उदाहरण जो है ये है आपका यू आई हीरा, ठीक है। यू से हो जाएगा यूराल पर्वत, आ से हो जाएगा आल्पस पर्वत, ए से एंडीज, ही से हिमालय और रो से हो जाएगा आपका रोकी पर्वत। तो ये क्या है, वलित पर्वत के उदाहरण है, इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा आपका, ठीक है। इसमें देखिए अगर यूराल कहाँ पे है, यूराल है आपका रूस के अंदर, आल्पस ये है आपका फ्रांस के अंदर है, ठीक है। और एंडीज पर्वतमाला ये है दक्षिण अमेरिका में है, हिमालय एशिया में हो गया। और रोकी पर्वत कहाँ पे है, रोकी पर्वत है उत्तरी अमेरिका में। कहाँ पे है, उत्तरी अमेरिका। याद कैसे करेंगे, यूराल है, रे है, इसमें रूस हो जाएगा, आल्पस यहाँ पे पै है, यहाँ पे फै हो जाएगा, ठीक है। एंडीज पर्वतमाला ये दक्षिण अमेरिका की है, और रोकी पर्वत ये आपका उत्तरी अमेरिका का है। हो गए वलित पर्वत के उदाहरण। इसके बाद ये क्वेश्चन आपसे पूछाएगा कि सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, वो हो जाएगा आपका अरावली पर्वत, ठीक है। अरावली पर्वत कहाँ पे, राजस्थान में है, भारत में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें, सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। सबसे ऊंचा जो पठार है ये है पामीर का पठार, तिब्बत का पठार। इसको कहते हैं संसार की छत। क्या कहते हैं इसको, संसार की छत कहते हैं। ये किसके कब्जे में अभी, ये है चीन के कब्जे में, ठीक है। चीन का कब्जा है इस पे, पामीर के पठार पे या तिब्बत के पठार पर, ठीक है, तिब्बत पर भी। और ये टॉप क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा इसमें, समय रेखा ये कितने डिग्री आपका, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित कितने राज्य भारत के, ये है 5 राज्य है, 5 राज्य है। तो ये भारत के मध्य से ये जो है आपका उत्तर से लेके दक्षिण तक ये आपकी रेखा गुजरती है। देखिएगा जिस तरीके से आपका ये है आपका भारत का कर नक्शा, इसको बना दिया जाए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से गुजरती है ये, ठीक है। समय रेखा जो है यहाँ पे क्या है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश। कौन से 5 राज्य पूछे जाते हैं, ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश हो गया आपको 5 ये आपके राज्य। इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री पर है, उत्तरी गोलार्ध में आपकी कर्क रेखा भारत के मध्य से कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती 8 राज्यों से, आप सभी को मालूम होगा 8 राज्यों से गुजरती है। सबसे पहला राज्य यहाँ पे ये हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य है। इसको आप मैप से भी देख सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैप से भी आपका इजी पड़ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपका गुजरात है, यहीं पे आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, आगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, इसके बाद झारखंड मिलेगा, यहाँ पे बंगाल मिलेगा, और इसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्य है आपके, ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा इसमें, 13 बड़े बंदरगाह आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि ये कहाँ कहाँ पर है 13 बड़े बंदरगाह आपके, ठीक है, नाम दे दिया जाएगा। वैसे आपका ये मैप से भी आपका जो है इजी पड़ जाता, फिर भी बना देते इसको, ठीक है। तो ये जो कांडला बंदरगाह है, कांडला, ये है आपका गुजरात में। कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है। ये मुंबई बंदरगाह है, मुंबई बंदरगाह और नहावा सेवा, या इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। ये कहाँ पे, ये है आपका मुंबई के अंदर। यहाँ पे लिख लीजिएगा, कांडला में गुजरात है, मुंबई नहावा सेवा में आपका ये हो जाएगा मुंबई में। मुर्मू गांव ये कहाँ पे है, देखिएगा ये है गोवा के अंदर। कहाँ पे है, गोवा के अंदर है, देखिएगा गाओ, तो गोवा जैसा है ना ये लग रहा है इसमें, ठीक है। ये आपका कोच्चि कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केरल में हो जाएगा आपका। कहाँ पे हो जाएगा, अरब सागर की रानी किसको कहते हैं, ये कहते हैं कोच्चि को, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद आपका ये जो 3 बंदरगाह है, ये तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर, ये कहाँ के बंदरगाह है, ये है भाई तैसे तूतीकोरिन, ये हो जाएगा आपका तैसे आपका तमिलनाडु, ठीक है। कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं इसमें, ठीक है।
बाकी आपका जैसे एन्नोर वगैरह है, एन्नोर को कैसे याद करेंगे, इसमें भी न है, आपका तमिलनाडु में भी न है। इसके बाद देखिएगा आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, पारादीप हो जाएगा ये उड़ीसा के अंदर, कहाँ पे हो जाएगा, उड़ीसा के अंदर। कलकत्ता बंदरगाह ये पश्चिम बंगाल में होगा, लिख लीजिएगा इसमें। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में आपका, और यहाँ पे आपका मंगलोर ये बंदरगाह कहाँ पे है, तो ये है कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे है, कर्नाटक। आपको पता है कर्नाटक की राजधानी क्या है, बैंगलोर है, बैंगलोर। और ये क्या है, मंगलोर। तो मंगलोर बंदरगाह ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। बहुत ही अच्छे से इनको देख लेना आप। ये क्वेश्चन आपकी, ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। अगला टॉपिक क्या है यहाँ पे देखिएगा, परमाणु ऊर्जा केंद्र। भारत में परमाणु ऊर्जा जनक कौन है, तो यह है होमी जे भाभा। ठीक है, होमी जहांगीर भाभा है। अलग अलग राज्यों में पूछा जाएगा परमाणु ऊर्जा केंद्र। उत्तर प्रदेश में हो जाएगा नरोरा, राजस्थान में हो जाएगा रावत भाटा, गुजरात में काकरापारा और मीठी वर्दी, महाराष्ट्र में हो जाएगा तारापुर जैतापुर, कर्नाटक में हो जाएगा कैगा, तमिलनाडु में हो जाएगा आपका कुंडनकुलम और कल्पक्कम, आंध्र प्रदेश में हो जाएगा श्रीकाकुलम, उत्तर प्रदेश में नरोरा, राजस्थान में रा से रावत भाटा, रा से राजस्थान, काकरापारा। ठीक है, पारा कहाँ पे बहाया गया था, जापान की खाड़ी में, कहाँ पे, पानी में। और ये गुजरात में क्या है, पानी पानी, तो यहाँ पे समुद्र है आपका। ठीक है, तारापुर ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में, तारा और मारा आपका। ये जो तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये सबसे पहला है आपका। सबसे पहला कौन सा है, तारापुर है, महाराष्ट्र का। कैसे कैगा, कैसे आपका कर्नाटक। तमिलनाडु कुंडनकुलम हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था ये भी आपका। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम। बहुत ही अच्छे से आपको ये टॉपिक भी आपका रिवाइज हो गया होगा। इसके बाद ये टॉपिक जो है ना जितने भी आपके, ये टेलीग्राम से उठा लेना आपको पीडीएफ क्लास के बाद। ठीक है, अगला टॉपिक है यहाँ पे मरुस्थल। जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम हो वो क्षेत्र कैसा होगा आपका, वो कहलाएगा मरुस्थल। इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल ये कौन सा हो जाएगा, सहारा हो जाएगा। सबसे गर्म मरुस्थल सहारा होगा। सबसे ठंडा मरुस्थल ये कौन सा हो जाएगा, गोबी का मरुस्थल। या एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ पे है, ये गोबी का मरुस्थल है, चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। भारत का बड़ा मरुस्थल हो जाएगा, ये थार का मरुस्थल है, राजस्थान के अंदर। विक्टोरिया मरुस्थल ये कहाँ पे है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। शुष्क मरुस्थल कौन सा है, ये अटकामा का है, चिली में है। चिली कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मरुस्थल से संबंधित। इसके अलावा और भी आपके मरुस्थल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिएगा, जैसे आपका तकलामाकन, तकलामाकन ये कहाँ पे हो जाएगा, तकलामाकन हो जाएगा ये आपका चीन का हो जाएगा। कहाँ पे ये तकलामाकन, ये मरुस्थल आपका ये चीन के अंदर है। ठीक है भाई आपका, चलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक दो और लिख लेना, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया का मरुस्थल ये कहाँ पे है, ये है अर्जेंटीना में। ठीक है, अर्जेंटीना, पेंटा अर्जेंटा ये लिख लेना आप इसमें अच्छे से। ठीक है, चलेगा। और यहाँ पे अगला टॉपिक जो है ये थोड़ा सा इसको आप इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना इसमें अपनी वीडियो की। ठीक है, चलिएगा इसमें। तो ये है आपके तट रेखा वाले 9 राज्य। कितने राज्य तट रेखा वाले, 9 राज्य है इसमें। ठीक है, चलेगा। और यहाँ पे कौन कौन से राज्य है, सबसे पहला जो राज्य देखिएगा ये क्या है आपका, ये पूर्वी घाट है। ठीक है, और ये आपका पश्चिमी घाट है, ईस्ट और आपका वेस्ट। ठीक है, पूर्वी घाट पर आपके कौन कौन से राज्य, पश्चिमी घाट पर देख लेते हैं। सबसे पहले यही तटरेखा वाले 9 राज्य हो गए। सबसे पहला है गुजरात। गुजरात के नीचे कौन सा है, महाराष्ट्र है दूसरे नंबर का। तीसरा हो जाएगा आपका ये गोवा होगा, कर्नाटक है, इससे नीचे केरल है, इसके बाद सबसे नीचे क्या है, तमिलनाडु। इधर को आप चलोगे यहाँ पे आंध्र प्रदेश मिलेगा, फिर उड़ीसा मिलेगा, फिर आपका पश्चिम बंगाल मिलेगा। तो कुल मिला के कितने राज्य हो गए आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो तट रेखा वाले राज्य आपसे पूछे तो आप बता दोगे सीधा सीधा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका बंगाल। ठीक है, सबसे लंबी तटरेखा किसकी है, तो सबसे लंबी जो तटरेखा है ये है आपकी गुजरात की। सबसे छोटी तटरेखा किसकी है, तो ये हो जाएगी आपकी भाई गोवा की। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा कि तटों के नाम पूछ ले जाएंगे कि ये तट कौन सा है, गुजरात। और देखिएगा यहाँ पे अब लिख लेना दमन दीव। क्या लिख लेना यहाँ पे, दमन दीव लिख लेना।
गुजरात एवं दमन दीव के बीच कौन सा तट होगा? तो आपको मालूम है गुजरात से हम लेंगे तो गुजरात में कौन सा है? कठियावाड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। दमन दीव और गोवा के बीच कौन सा तट होगा? ये हो जाएगा कोंकण तट। कौन सा होगा? कोंकण तट होगा, इसको कहते हैं कोंकण तट। ठीक है, कोंकण में ओ की मात्रा है और गोवा में भी ओ की मात्रा है, तो आप कहोगे कि गोवा के ऊपर कौन सा है? आपका कोंकण तट है। ठीक है, कर्नाटक और गोवा के बीच कौन सा तट है? कैसे कर्नाटक, कैसे हो जाएगा आपका कनारा तट। हो गया इसमें। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो तट है ये कौन सा तट है? ये है आपका भाई मालाबार तट है। आपको मालूम है ना कि मालाबार या मोपला जो विद्रोह हुआ था कहाँ पे हुआ था? केरल के अंदर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, देखिएगा बंगाल और उड़ीसा के बीच कौन सा तट होगा? तो ये है उत्कल तट। क्या कहेंगे इसको? उत्कल तट। तो हमें मालूम है ना उड़ीसा के ऊपर कौन सा तट होगा? उसे उड़ीसा, उसे उत्कल तट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच कौन सा तट होगा? ये हो जाएगा उत्तरी सरकार तट। कौन सा होगा? उत्तरी सरकार तट। कभी कभी आपने जो है देसी भाषा में ये सुना होगा कहीं कहीं पे किसी से की जो है सरकार अंधी है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंध्र अंधी हो जाएगा और ये क्या है आपका? सरकार। तो आंध्र प्रदेश से ऊपर कौन सा तट मिलेगा? ये मिल जाएगा उत्तरी सरकार तट। ठीक है, इसके बाद तमिलनाडु और आपका आंध्र प्रदेश के बीच कौन सा तट मिलेगा? ये हो जाएगा कोरोमंडल तट। कोरोमंडल कैसे याद करेंगे? तमिलनाडु में डै है, ठीक है, और कोरोमंडल में भी आपका डै है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपके पूछे जा चुके हैं। तो आपको मालूम हो गया तट रेखा वाले राज्य 9, उनके बीच आपके जो कंप्लीट तट है ये आपके कितने हैं? 4 इधर है और आपके 3 इधर है। आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके। चलिएगा, इसके बाद यहाँ पे नदियों से संबंधित आप टॉपिक अच्छे से देख लेना। यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, देखिएगा। पश्चिम की ओर चलने वाली कुछ नदियाँ कौन कौन सी है? तो पश्चिम की ओर चलने वाली जो नदियाँ है देखिएगा ये आपकी समानता, मैंने लिखा इसको साबरमती लिख लीजिएगा, माही, नर्मदा, ताप्ती, ये लिख लेना इसमें। इसी के साथ साथ देखिएगा कुछ नदियां ऐसी है जिनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है, जो कि भारत से नहीं निकलती। ये कौन कौन सी है? बरसी घास मैंने लिखा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, सी से सिंधु, घा से घाघरा, सै से सतलज। ये नदियां कैसी है? इनका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, पंजाब की 5 नदियां कौन कौन सी है? आपसे पूछ लेगा पंजाब। ठीक है, जहाँ 5 नदियों आके मिलती है तो ये पंजाब। ठीक है, कौन कौन सी है? झेलम है, चिनाब है, रावी, सतलज और आपका व्यास है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन आप लिख लेना, इसमें लिख लेना आप शोक से संबंधित आपका देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा शोक आपका बिहार का शोक, बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। किसको कहते हैं भाई? आपका कोसी नदी को। आसाम का शोक किसको कहते हैं? असम का शोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। इसी के साथ साथ देखिएगा गंगा के बारे में। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। और कितनी दूरी, एक तरीके से कुल कितनी लंबाई इसकी? ये है आपकी 2525 किमी है। ठीक है, इसी के साथ साथ देखिएगा यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा गोदावरी, गोदावरी और कावेरी से रिलेटेड आपका। थोड़ा सा इसको डीप में आप खुद भी देख लेना इसको। गोदावरी को कहते हैं वृद्ध गंगा। क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा। ठीक है, लंबी दूरी तय करती है दक्षिण भारत में और ये सूख जाती है। ठीक है, और इसमें एक तरीके से इसको क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा। और ये जो कावेरी है इसको कहते हैं पवित्र गंगा। क्या कहेंगे इसको? पवित्र गंगा। क्यों ये पवित्र रहती? इसमें जो है साल भर पानी भरा रहता है आपका कावेरी नदी में। इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका मिट्टी से संबंधित। ये मिट्टी वाला टॉपिक अच्छे से देख लेना। ये मैंने लिखा आपका, ये पूछा था कि सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है भारत में? तो देखिएगा ये ट्रिक है जला काली। सबसे ज़्यादा मिलती है जलोढ़। दूसरे नंबर पे स्थान कौन सा है आपका? लाल का। तीसरे नंबर पे काली मिट्टी। चौथे नंबर पे मिलती है लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, ये देख लेना आप इसमें। ये होती है खादर और दूसरी होती है बांगर। ठीक है, खादर आपकी मिट्टी खाद वाली जो कि उपजाऊ होती है, बांगर मिट्टी अनुपजाऊ होती है। ठीक है, जो कि कंकरीली पथरीली होती है। इसी के साथ साथ देखिएगा यहाँ पे काली मिट्टी के बारे में पूछा जाएगा कि काली मिट्टी कहाँ पे मिलती है ज़्यादा? तो ये मिलती है भाई आपकी गुजरात में। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका गुजरात और आपका महाराष्ट्र। ठीक है, और काली मिट्टी में क्या उगाया जाता है? ये उगाया जाता है आपका कपास।
तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेंगुर मिट्टी भी इसको कहते हैं। मिट्टी से संबंधित हो गया आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वनस्पति से। ये टॉपिक आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। सबसे ज़्यादा वनस्पति या पेड़ पौधे किस तरह के मिलते हैं भारत में? तो ये मिलते हैं उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। आपके जो पतझड़ी वन होते हैं ये मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं, कुछ मौसम में पूरा अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है। जैसे शीशम है, आपका बकैन है, नीम है, ठीक है। तो कुछ पौधे ऐसे हैं। ये प्रथम स्थान पे है पतझड़ी वन। नंबर 2 पे कौन सा आता है? ये आता है सदाबहार वन, जो कि साल भर हरे भरे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद कटीले वन, ये मिलते हैं राजस्थान में। कहाँ पे मिलेंगे? राजस्थान में। मैग्रेव वन, ये मिलेंगे बंगाल में मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? बंगाल में मिलेंगे, गुजरात में मिलेंगे। गुजरात के साथ साथ अंडमान में भी मिलते हैं, सबसे ज़्यादा मिलता है बंगाल में। और इसी के साथ साथ अगर देश में पूछे तो ये हो जाएगा भैया आपका बांग्लादेश। आपको मालूम है ना कि मैग्रेव वन आपका ये जो है कहाँ पे मिलता है आपका? मैग्रेव, या इनको कहते हैं सुंदरी वन भी इसको कहते हैं, मैग्रेव वाला जो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और बांग्लादेश भी तो बराबर में है पश्चिम बंगाल के, तो इसीलिए मैग्रेव वन ज़्यादा अगर देश की बात करें तो बांग्लादेश में, राज्य की बात करें तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ आंदोलन है आपके, जैसे चिपको आंदोलन 1973 वाला, ये वन कटाई के विरुद्ध चला गया था। कहाँ पे? उत्तराखंड में चलाया गया था। इसमें मुख्य व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद और गौरा देवी। और इसी के साथ साथ देखिएगा यहाँ पे कुछ और भी आपके, जैसे आपका खेजड़ी है, तिलाड़ी, रुक भैला, ये सारे आंदोलन कैसे? ये आपके वन कटाई के विरुद्ध थे। अगला टॉपिक कौन सा है? अगला टॉपिक है ये कृषि क्रांतियाँ। ये 8-10 तरह की आपकी क्रांतियाँ हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो आपको यहाँ पे बता रहे, बाकी आप देख लेना। ये हो जाएगी श्वेत क्रांति, ये किससे है? ये हो जाएगी आपकी दूध से संबंधित, आपकी दुग्ध या दूध हो जाएगी इसमें। इसके जनक कौन है? ये है कुरियन, वी कुरियन है, वर्गीज कुरियन। हरित क्रांति, इसका समय क्या है? 1966-67 का समय। हरित क्रांति का मतलब है कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन का होना, ठीक है। फसल कौन सी थी? ये थी सबसे ज़्यादा इफेक्ट कहीं पे पड़ा? प्रभाव गेहूं पे। नंबर 2 पे आपका चावल पर, ठीक है। अगर बात की जाए राज्य की, तो राज्य की बात करें तो सबसे पहला हो जाएगा आपका पंजाब, दूसरा हो जाएगा आपका हरियाणा और तीसरा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस समय कौन था पीएम? ये थी इंदिरा गांधी। और कृषि मंत्री कौन थे? कृषि मंत्री थे सुब्रमण्यम, ठीक है। और यहाँ पे हरित क्रांति के जनक या विश्व में जनक या भारत में जनक कौन थे? तो भारत की बात करें तो ये हो जाएगा आपका स्वामीनाथन। अगर विश्व की बात करें या सीधा ये क्वेश्चन पूछे कि जनक कौन है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। बोरलॉग हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये जो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे, इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देखिएगा वहाँ पे ऑप्शन जो दिया था कृषि दिया था, लेकिन कृषि में नहीं दिया जाता क्योंकि 6 क्षेत्रों में दिया जाता ना आपका। अगला यहाँ पे दिया है कि आपका किरसन क्रांति किससे संबंधित? किरसन क्रांति हो जाएगी पेट्रोल, हो जाएगी खनिज तेल, हो जाएगी। काली क्रांति ये हो जाएगी आपकी कच्चे तेल से। इसी के साथ साथ देखिएगा बहुत सारी आपकी और क्रांतियां हैं, वो आपसे पूछी जा सकती है, तो उनको आप खुद कर लेना, ठीक है। जैसे अमृत क्रांति हो जाएगी, और भी आपकी जैसे आपकी नीली क्रांति है, ठीक है, वो आप सब देख लेना। लाल क्रांति हो जाएगी, पीली क्रांति हो जाएगी, सरसों से हो जाएगी संबंधित, ठीक है, तिलहन वगैरह से संबंधित। ये आपके टॉपिक है। अगला टॉपिक यहाँ पे कौन सा है? अगला टॉपिक है यहाँ पे हो जाएगा आपका भूकंप आपका, ठीक है। भूकंप, भूकंप क्या है? पृथ्वी के अंदर होने वाले हलचल या कंपन क्या है? भूकंप है। देखिएगा भूकंप क्षेत्र, ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आते हैं? ये आता है हिमालय क्षेत्र, यानी कि जम्मू वाला जो हिस्सा आता है पूरा, जो एक तरीके से अगर भारत का नक्शा थोड़ा सा देखा जाए, थोड़ा ये सही नहीं बना, ठीक है। ये पूरा जो हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे भूकंप आता है, ठीक है। एक बार भारत में आया था। भारत में कहाँ पे आया था? गुजरात में 26 जनवरी 2001 को जो है भूकंप आया था, बहुत ज़्यादा ये खतरनाक था।
ठीक है। इसका उद्भव स्थान क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है। मापक यंत्र, ये मापा जाता है रिएक्टर पैमाने से। इसका अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का, ये कहलाता है सिस्मोलॉजी। क्या कहलाएगा? सिस्मोलॉजी। उद्भव स्थान, केंद्र मापते हैं रिएक्टर पैमाने से। भारत में एक बड़ा जो तगड़ा भूकंप आया था खतरनाक, ये था 26 जनवरी को आया था 2001 में। ठीक है। और कहाँ पे आता है? हिमालय क्षेत्र में। और जापान में भी आता है। प्रति वर्ष सबसे ज़्यादा जो भूकंप आते कहाँ पे आते हैं? जापान में आते हैं। ठीक है, चलिएगा। इसी के साथ साथ अगर जम्मू भी आ सकता है यहाँ पे, अगर ये हिमालय क्षेत्र ना है तो जम्मू का क्षेत्र भी आ सकता है इसमें। अगला टॉपिक ये है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल की सभी परतों द्वारा पड़ने वाले दबाव को क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब। इसका मापक यंत्र क्या है? बैरोमीटर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते। इसका इकाई या सूत्र क्या है? बार या पास्कल। दाब कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है? जहाँ पे एक तरीके से वजन होगा, ठीक है, तो वहीं पे क्या होगा? दाब ज़्यादा होगा। देखिएगा समुद्र या समुद्र तल या नीचे की ओर कहाँ होता है? दबाव बढ़ता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, देखिएगा पर्वतों पे क्या होता है? दाब कम होता है, माइनस आपका। जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आपका कुछ मीटर की दूरी पर क्या होता है? दाब कम हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर बिल्कुल जाके कम। ठीक है, तो यहाँ पे समुद्र भी आ सकता है, यहाँ पे धरती भी आ सकती है। हो गया वायुमंडल दाब। और यहाँ पे एक पूछा जाएगा कि मैनोमीटर से क्या मापते हैं? मैनोमीटर से गैसों का दाब मापा जाता है। ठीक है, अगला यहाँ पे पूछा जाएगा इसमें आपका, देखिएगा ये इंपॉर्टेंट है भी। केसर को कहते हैं जाफरान। ये कहाँ पे मिलता है केसर? ये मिलता है जम्मू कश्मीर में। और देखिएगा ये जो भारत का केसर है इसको जीआई टैग मिल चुका है, क्योंकि देखिएगा विश्व में भारत का जो केसर है उच्च क्वालिटी का मिलता है। और इसकी आड़ में देखिएगा जैसे ईरान है, अफगानिस्तान, इनका निम्न क्वालिटी का ये केसर होता है। तो एक तरीके से जम्मू का केसर कह के ये इसको बेचते थे, लेकिन जीआई टैग जब से दिया गया तो अब जो है भारत का जो केसर होगा वही बिकेगा। और बाकी इन ये जो ईरान अफगानिस्तान थे, ये अब इनका जो टैग है जम्मू वाला वो लगाकर नहीं बेच सकते। केसर किसका उदाहरण है? ये है तने का उदाहरण। तने का उदाहरण देखिएगा आप इसमें देख सकते, ये आपका यहाँ पे चित्र है, ये केसर का पौधा है। इसमें देखिएगा इसमें ये जो डंडी है ना, ये डंडी, ये क्या है? ये तना है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो केसर का जो पौधा है होता है वो तना होता है। और केसर क्या है? केसर है, ये देखिएगा ये जो फूल है ना, ये आपका फूल से प्राप्त होता है केसर। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि लौंग किससे प्राप्त होती है? हो सके तो आप कमेंट में करिएगा लौंग किससे प्राप्त होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिएगा इसको जीआई टैग मिल चुका है, केसर जो है जम्मू कश्मीर का ही। इसको जाफरान भी कहते हैं। अगला यहाँ पे ये टॉपिक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है आपका ये, कोयले से संबंधित। देखिएगा कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला 4 प्रकार का, ABLP आपका कुछ भी कह सकते हैं, या BAPL आपका, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और आपका पीट। सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है, सबसे ज़्यादा जो कार्बन आपका मिलता है, ये किस में मिलता है? आपका एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा या उच्च क्वालिटी का एंथ्रासाइट। नंबर दूसरे पे कौन सा आता है? बिटुमिनस। तीसरे पे कौन सा आता है? लिग्नाइट। और निम्न क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? ये होता है पीट। ठीक है, देखिएगा एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और आपका पीट। पीट क्या हुआ? पीटा हुआ, निम्न क्वालिटी का हो गया। एंथ्रासाइट उच्च क्वालिटी का हो गया। कहाँ पे मिलता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, जम्मू कश्मीर में मिलता है। ठीक है, लिग्नाइट को कहते हैं भूरा कोयला। बिटुमिनस जो है सबसे ज़्यादा एक तरीके से मिलता है और ये प्रयोग भी किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ये देखिएगा झरिया से संबंधित, रानीगंज और सिंगरौली आपका। झरिया कहाँ पे? झरिया झारखंड में, ये कोयले से संबंधित है। रानीगंज कहाँ पे? रानीगंज है बंगाल में। और सर्वाधिक कोयले का जो खनन होता है ये रानीगंज से होता है, बंगाल के। और अगर बात की जाए सर्वाधिक भंडार कहाँ पे है कोयले का, तो सर्वाधिक जो भंडार ये है दामोदर घाटी में। कहाँ पे है? दामोदर घाटी में। ठीक है, और दामोदर जो परियोजना कहाँ की परियोजना है? वो भी बंगाल की है। सिंगरौली, सिंगरौली जो क्षेत्र है यहाँ पे कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है? ये आपकी सिंगरौली में। ठीक है, खनन कहाँ पे होता है? रानीगंज बंगाल में। झरिया कहाँ पे? झरिया झारखंड में है। कोयला कितने प्रकार का? 4 प्रकार का है। निम्न क्वालिटी का है आपका पीट,
और भूरा कोयला लिग्नाइट। ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, चलेगा। और इसके बाद यहाँ पे ये छोटा सा टॉपिक है, इम्पोर्टेंट आपका ये, चलेगा। यहाँ पे है हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। ये क्या होता है, देखिएगा, जो वायुमंडल में कुछ ऐसी गैसें होती है जो कि वायुमंडल का जो टेम्परेचर बढ़ा रही है, उसको कहते हैं हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। आपका जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इसमें कौन कौन सी गैस जिम्मेदार है, देखिएगा, इसमें जो है CO2, मैथेन, CFC, ओजोन और आपका N2O। और इसमें जो योगदान होता है वो जल वाष्प का भी होता है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मेथेन हो जाएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, O3 ओजोन हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार आपका, देखिएगा कि सबसे ज़्यादा CO2 कौन उत्पादित करता है या निकालता है। ये निकालता है चीन निकालता है, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है, यह कहाँ पे हुआ था। 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन ये हुआ था रियो डी जेनेरिया, ब्राजील में। आपके काफ़ी सारे टॉपिक है, अच्छे से देखिएगा। आपकी जो लाइव क्लास होती है 2 घंटे के आसपास, उसमें 40 से 50 ही स्टूडेंट आ पाते हैं। इसी वजह से आपके ये टॉपिक भी अच्छे से हो जाएंगे, PDF भी आपको मिल जाएगा इनमें, ठीक है। और ये प्रिंट आउट निकलवा के इस पे और एक्स्ट्रा भी आप भर सकते हैं टॉपिक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखिएगा 2020 में पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। तो ये है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल एक सम्मेलन था, ठीक है, क्योटो में आपका, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था जापान में। क्योटो कहाँ पे है, जापान के अंदर है, चलेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव हो गया। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, इसमें ऊर्जा से संबंधित जो टॉपिक है, देखिएगा सबसे अच्छी जो ऊर्जा मानी जाती है वो सौर ऊर्जा मानी जाती है। उससे क्या होता है, प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता। सूर्य किससे मिलके बना होता है, आपका हाइड्रोजन और हीलियम से। इसीलिए क्वेश्चन आएगा कि जो सूर्य की ऊर्जा होती है वो नाभ के संलयन पे आधारित है, नाभ के विखंडन पे आधारित है। सूर्य की ऊर्जा होती है नाभ के संलयन पे आधारित होती है। किस पे आधारित है, संलयन पे आपका, ठीक है। और परमाणु बम आपका किस पे आधारित है, नाभ के विखंडन पर। आपसे पूछा जाएगा जब सूर्य में क्या होती है, हाइड्रोजन और हीलियम होता है, तो हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होगा, ये भी नाभ के संलयन पे आधारित हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण, अनवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण, ठीक है। फिर इन्हीं को क्या कहते हैं, अनवीकरणीय में या नवीकरणीय में आपका अनवीकरणीय कहते हैं प्रदूषणकारी, नवीकरणीय होती है आपकी रिन्यूएबल, आपका अप्रदूषण आपका, ठीक है। पैसे प्रदूषण आपका इसी को कहते हैं परंपरागत, आपका क्या कहते हैं, परंपरागत ईंधन, ठीक है। इसमें कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा कोयला, पेट्रोल और आपका प्राकृतिक गैस। ये क्या करते हैं, ये प्रदूषण करते हैं बिल्कुल आपका। और बाकी जो ये अप्रदूषण आपके यह नवीकरणीय है, यह अपरंपरागत है, ये किस में आ जाएगा, जो कि प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करते। सूर्य की ऊर्जा प्रदूषण नहीं करती है, पवन ऊर्जा भी नहीं करती है, ठीक है। तरंग ऊर्जा, बायोडीजल ऊर्जा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बायोडीजल ऊर्जा के उदाहरण कौन से हैं, तो सूरजमुखी, रतन ज्योत, जेट रेफा। ये पिछली बार टेट में भी आया है और B.Ed एंट्रेंस में भी आ चुका है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके टॉपिक है। यहाँ पे आपने देखा कि परमाणु बम किस पे आधारित है, नाभ के विखंडन पर, विखंडन पर। और ये हाइड्रोजन बम या सूर्य की ऊर्जा ये है नाभ के संलयन पर आधारित है, ठीक है। ये कैसी होगी, जो असंलयन क्रिया है ये है अनियंत्रित, कैसी होगी, अनियंत्रित। और ये कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी नियंत्रित, ठीक है। चलिए इसके बाद ये जो टॉपिक है अगला, ये है भाई आपका सेल का, सेलों का या चट्टानों का। चट्टान कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, अग्नि सेल, अवसादी सेल या प्रत्यदार सेल, ठीक है। अवसाद क्या होता है, अवसाद बहाकर जो है जमा हो जाता है, तो वो परत के रूप में होता है। तीसरी जो सेल का निर्माण हुआ है वो इन दोनों के मिलने से हुआ है, ठीक है, कुछ हजारों लाखों साल बाद, ठीक है। चलेगा, कौन सी सेल बनी है, तो इसने क्या कर दिया, रूप परिवर्तन कर दिया, या अपनी जो काया है, शरीर है, उसको बदल दिया, काया का कायांतरित, ठीक है, या रूपांतरित, रूप बदल दिया इसमें। तो इसके उदाहरण पूछे जाएंगे बस, और ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता इसके अंदर आपका। देखिएगा अग्नि सेल के उदाहरण, ये कैसी है, प्राथमिक सेल है, यही मृत सेल है। मुलायम सेल कौन सी है, अवसादी सेल है,
या जीवाश्म सेल। इसमें अवसाद या जो पेड़ पौधे गल जाते हैं, दब जाते हैं, उससे क्या प्राप्त होता है, तेल वगैरह जो कोयले की खान होती है उन्हीं से तैयार होती है आपकी अवसादी सेलों से, ठीक है। अवसादी जो चट्टान होती है उन्हीं से प्राप्त होता है, तो उसमें क्या मिलते हैं, जीवाश्म वगैरह मिलते हैं। और तीसरी जो चट्टान है रूपांतरित या कायांतरित, ये क्या होती है, कठोर होती है, दोनों के अवसादी और अग्नि से के मिलने से बनी है। इसके उदाहरण अग्नि सेल के बेसाल्ट है, बिटुमिनस है, ग्रेनाइट है। अवसादी सेल के उदाहरण सेल आपसे पूछा जाएगा, ये यूपी टेट में पूछा गया था कि सेल क्या है। देखिएगा ये तो सेल है, ये क्या है, सेल। सेल क्या है, अवसादी सेल का उदाहरण है। इसके बाद लिग्नाइट है, लिग्नाइट भूरा कोयला, बलुआ पत्थर। और देखिएगा तीसरे में क्या आता है आपका, ये जितने भी कठोर आपके, देखिएगा जैसे स्लेट है, स्लेट बहुत कठोर होती है, हीरा कठोर होता है, ग्रेफाइट कठोर होता है, संगमरमर देखिएगा कितना कठोर होता है, एंथ्रासाइट उच्च क्वालिटी का कोयला होता है, बहुत कठोर होता है, ठीक है। तो आप उदाहरण बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे इसमें। अगला टॉपिक यहाँ पे ये दिया है आपका अम्लीय वर्षा, या कहे तो अम्ल की वर्षा, ठीक है। जब काफ़ी समय बाद वर्षा होती है तो उसमें क्या होता है, ऊपर से जब यहाँ से जो है आसमान से जब जल गिरता है, और आपको ये भी मालूम है कि जब यहाँ पे देखिएगा फैक्ट्री है, उद्योग है, उनसे गैस निकलती है, तो वो कहाँ पे जो है इकट्ठी हो जाती है, जाके वो इकट्ठी हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा जब ऊपर से जल गिरेगा, जल गिरेगा तो ये क्या होगा, मिल जाएगा इसमें। तो इसमें जो ये क्रियाशील गैस है SO2, ये क्या होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये क्या होता है आपका, ये जमा होती है सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ऊपर से क्या गिरता है, जल आपका H2O। तो H2 प्लस SO2 मिलके क्या बना देता है, H2SO4, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपसे बोला जाएगा कि सबसे ज़्यादा अम्ल कौन सा मिलता है अम्लीय वर्षा में, तो ये आप कहोगे कि H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड। इसका सूचना केंद्र कहाँ पे विश्व में, तो ये हो जाएगा मैनचेस्टर इंग्लैंड में। इसका देखिएगा प्रभाव क्या है, देखिएगा स्टोन कैंसर, पत्थर का कैंसर आपका, ठीक है, पत्थर को हानि, देखिएगा पत्थर पीला हो जाता है। और इसका एक उदाहरण भारत में आपका देखने को मिलता है, देखिएगा ताजमहल का रंग बदरंग हो रहा है, ठीक है, पीला पड़ रहा है उसमें। और इसमें एक कारण ये भी माना जाता है क्योंकि देखिएगा ताजमहल के पास से आगरा के पास क्या है, मथुरा में रिफाइनरी है। रिफाइनरी आपका जो है तेल रिफाइनरी है, वहाँ से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है। चलिएगा, तो ये भी एक कारण है, ताजमहल का रंग बदरंग हो रहा है इसी वजह से। तो अम्लीय वर्षा हो गई इसमें। तो ये आपसे पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे उदाहरण दिया जाएगा N2O प्लस SO2, या आपको दिया जाएगा NO2 प्लस SO2। तो ये वाला नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, NO2 आपका, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये आपके टॉपिक थे भाई। आपका आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कृत्रिम वर्षा कैसे कराई जाती है, ये कराई जाती है आपकी सिल्वर आयोडाइड से। ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। और ये जो PDF है ना, आप क्लास के बाद आप डाउनलोड कर लीजिएगा, अनुज GS एकेडमी सर्च करिएगा, अनुज GS एकेडमी, टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप जो है उसमें एक डिस्कशन ग्रुप आएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हो सके तो ये प्रिंट आउट निकलवा लो, और इसमें आप कुछ जो अच्छे टॉपिक लगे वो आप लिखते चले जाइएगा, ठीक है। और इसमें एक टॉपिक और बचा है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, विश्व की प्रमुख नहरें। चलो इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा स्वेज नहर, ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर कहाँ पे जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से। पनामा नहर प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है। ये पनामा नहर कहाँ पे है, ये पनामा देश में है, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे अगर बात की जाए, ये हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, ये हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, ये हो जाएगा आपका यूरोप, और ये हो जाएगा आपका भाई एशिया, ठीक है। ये एशिया, ये यूरोप हो जाएगा, ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ये दक्षिण अमेरिका हो जाएगा, यहाँ पे आप मान सकते हैं अफ्रीका, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है यहाँ पे देखिएगा, ये जो स्थान है आपका, देखिएगा उत्तरी अमेरिका के नीचे ये क्या है, यहाँ पे पनामा है आपका, कौन सा है, पनामा है। तो पनामा नहर देखिएगा, अमेरिका से कोई सामान जो है यहाँ पे इधर पहुँचाना है, तो पहले क्या होता था, यहाँ से यहाँ जाना होता था, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से क्या करा, यहाँ एक जो स्थान है पनामा, यहाँ से इन्होंने क्या करा, ये नहर
कट करके और यहाँ से आप सीधा जा सकते हैं। तो ये दूरी आपसे पूछ लिया जाएगी कि कितनी दूरी कम हुई है, तो ये 5000 किलोमीटर दूरी कम हो गई इससे। कितनी दूरी कम होगी? 5000 किलोमीटर की। आपको मालूम हो गया कि पनामा नहर कहाँ है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच। ठीक है, ये आप देखिएगा। यहाँ पे आप एक सेकेंड रुकिए बस, आगे इसमें तो ये हो जाएगा। ये क्या है? ये प्रशांत महासागर है पूरा का पूरा। ये आप उत्तरी प्रशांत कह सकते हैं, दक्षिणी प्रशांत, ये उत्तरी अटलांटिक और ये दक्षिण अटलांटिक है, तो पूरा अटलांटिक। तो क्या है? प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है? तो ये जोड़ती है भाई आपकी पनामा नहर। ठीक है, ये आपका हो गया इसमें। इसके बाद देखिएगा कील नहर। कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के को जोड़ती है, इसके बीच में है। कहाँ से गुजरती है? उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के बीच। देखिएगा कील कहाँ पे गिर गई? कील गिर गई आपकी बाल्टी में। और सू नहर सुपीरियर झील को हारून झील से जोड़ती है। इसमें तो कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है, सू से आपका सुपीरियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका इरी नहर, ये इरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। इरी भी आपका, ये भी आपका मैच हो गया। मैनचेस्टर, ये आपका मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच से ये गुजरती है। कौन सी? मैनचेस्टर नहर। ठीक है, आपका ये भाई टॉपिक हो गया है अच्छे से। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। पनामा, पैसे पनामा, पैसे प्रशांत। ठीक है, प्रशांत और अटलांट, है ना। हो गया ये आपका टॉपिक। चलिए, आपके लगभग कितने टॉपिक हो गए? ये 20 से आपके 25 ये अच्छे टॉपिक है। इनको थोड़ा सा हो सके तो आप डीप में पढ़िएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। आप PDF टेलीग्राम से उठा लीजिए। वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा आप सभी।